हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद दीपक शर्मा या विद दीपक सर आप कह सकते हो। तो आज हम इस लेक्चर पे क्लास 11 की बात करेंगे और जिसपे टॉपिक रहेगा फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो बेसिकली अगर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की हम बात करें तो जेके बोर्ड का जो सिलेबस है वहां पर मेंशन तो नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। और आपको पता भी होना चाहिए, देखो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और जेके बोर्ड वाले दोनों के लिए। ऐसा नहीं है अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं है, बट आपको इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का मतलब क्या हो गया? देखो हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सी फोर्सेस होती हैं, जैसे आपके पास पता होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस, नॉन सेंट्रल फोर्सेस, पता नहीं कौन कितनी फोर्सेस हैं जो आपने पढ़ी होंगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हो बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और भी बहुत सी फोर्सेस हैं। अब ये अलग अलग फोर्सेस को जब आपको पढ़ने बैठते तो काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाता ना आपको। तो इन सब फोर्सेस को बाइंड अप करके हमारे पास टोटल 4 फोर्सेस का कंसेप्ट दिया गया। उसी 4 फोर्सेस में हमारे पास कौन सी आ जाती हैं? फंडामेंटल फोर्सेस आ जाती हैं। और फंडामेंटल फोर्सेस किसके बिहाफ पर हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफिकेशन। तो याद करो मैंने एक वर्ड बताया था आपको, यूनिफिकेशन। ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल थे, एक रिडक्शन था और एक यूनिफिकेशन था। तो अब बात करेंगे वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी है। पहली है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी हमारे पास आ गई वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरी हमारे पास कौन सी आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ वन आ गई हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए, अगर हम क्या करेंगे इस लेक्चर पे 1 बाय 1 हमको डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहली फोर्सेस हमारे पास कौन सी आती है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। याद रखना, आपको बोले कोई कि फंडामेंटल फोर्सेस किस तरीके से आई, इसका कोई पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने है जिसने एक पूरा कंसेप्ट फंडामेंटल फोर्सेस का दिया हो, तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कंसेप्ट देने वाला अलग था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का देने वाला अलग था। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरी दी, अलग अलग फोर्सेस को इन्वेंट किया, और हमारे पास एक यूनिफिकेशन के बेसिस पे हमारे पास क्या दिया गया? फंडामेंटल फोर्सेस का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है बच्चे। तो 1 बाय 1 हम इसे क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो बच्चे ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होंगी ये एक्ट करेंगी, कोई भी 2 मासेस होने चाहिए यूनिवर्स के अंदर। मेरा एक पेन है, ये बोर्ड है, एक ये मास है, एक ये मास है, इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स क्रिएट हो रही है ना, ठीक है ना। तो देखो आप फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होती थी, तो वही मैंने कहा ना कि डिफरेंट फोर्सेस के कंसेप्ट को ना पढ़े, उन्हीं के बेसिस पे हमारे पास क्या दिया गया? यूनिफाई किया गया ना। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं? हम ऐसा कह सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, इसका की पॉइंट हम ये कह सकते हैं, किसके बीच में एक्ट करेंगी? एक्ट बिटवीन एनी 2 masses इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी 2 मासेस होंगे, उनके बीच में फोर्स क्रिएट होगी, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लीजिए हमारे पास अगर एक कोई मास एक ये है, दूसरा मास ये है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल ने हमारे पास फोर्स को निकालने का फार्मूला दिया है, इक्वल टू GMM अपॉन R का स्क्वायर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशंस या दिस फार्मूला वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चे क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ, तो डिटेल में पढ़ने के लिए हम 11 के अंदर क्लास, मतलब हमारे पास 7th चैप्टर यही है, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास पहला कंसेप्ट को पता चल गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्सेस होती हैं जिस यूनिवर्स के अंदर कोई भी 2 अगर मासेस होंगे उनके बीच पे लगती है। तो इन फोर्सेस का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? तो याद रखना, ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। क्यों इसे कहता है वीकेस्ट नेचर फोर्स?
क्योंकि देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है पास है, हम तो कहे पास, बट ये क्या होती है, आप जितनी मर्जी दूर तक लेके जा रहे हो ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस का इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा ना। तो जब इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा, तो जितनी मर्जी दूर तक लेके जा रहे हो, तो ये कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप दूर लेके जा रहे हो तो इनके बीच में फोर्स तो है, बट उनका नेचर का जो मतलब फोर्स ऐसा ऐसा कम होती जाएगी ना। अगर वो कम होती जाएगी तो मैंने क्या बोला, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और यहां से ये निकल जाता है एक और कि अगर दूर भी लेके जा रहे हो तब तक भी फोर्स का इन्फ्लुएंस है। तो यहां से ये पता चलता है ये लॉन्गेस्ट रेंज फोर्सेस होती है। तो यहां से एक और पॉइंट निकल जाता है, ये कौन सी फोर्सेस होती हैं, लॉन्गेस्ट रेंज इन फोर्स। लॉन्गेस्ट रेंज इन नेचर हम कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रेंज फोर्स, या लॉन्ग रेंज फोर्स को आप सॉरी लॉन्ग रेंज फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट बात, अब देखो ये मान लो सन है और ये मान लो अर्थ है, तो अब ऐसी बात है इनके बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स का होता ही होती है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये बीच स्पेस है, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि इसके बीच में फोर्सेस के लिए कोई एक ब्रिज लगाई गई है, ऐसा तो नहीं ना है। तो हम यहां से एक और पॉइंट कह सकते हैं कि इस फोर्स अगर ये क्रिएट हो रही है दो पॉइंटेड के बीच, दो मासेस के बीच में, तो उससे मतलब लगने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम यहां से कहते हैं इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सीधा लिख रहा हूं, डज नॉट लिखता हूं, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो इसको मतलब सॉरी मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी याद आ रही है, तो हम सिंपल कहेंगे डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, सिंपल। क्या बच्चे, मुझे सॉरी की याद आ गई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी। तो ये तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस की ये एक्ट करती है दो मासेस के बीच में, ये वीकेस्ट फोर्स नेचर होती है, लॉन्ग रेंज होती है। तो लॉन्ग रेंज की बात करें कहां तक एक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे अप टू इंफिनिटी तक, ठीक है। और याद रखना डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं। तो ये कंसेप्ट था किसका, ग्रेविटेशनल का। अब सेकंड किसकी बात आती थी, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये हम वीकेस्ट फोर्स सॉरी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो नाम ही सुजेस्ट कर रहा वीक, तो याद रखना ये एक्ट करती है न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल्स के बीच में। जैसे वो दो मासेस के बीच में लगती थी ना, तो सबसे पहली बात आती है एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड व्हाट अदर पार्टिकल। तो आप बोलोगे सर ये लॉकडाउन में आपने नया वर्ड ले आए, आगे हम टेंशन में है लॉकडाउन की वजह से, और ये आप फिर एक न्यूट्रिनो वर्ड ले आए, न्यूट्रिनो का मतलब क्या हो गया। तो बच्चे अभी मैं बताता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रिनो बेसिकली क्या होता है, ये जैसे आप पढ़ते हो ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ना, वैसे ही हमारे पास एक और एलिमेंट्री पार्टिकल होता है जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन, और ये बिहेव लाइक अ गोस्ट करता है, मतलब बूंद की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता ये। इस चीज का याद रखना। ये कब होता है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कोई भी एक एटम है ना, जब एटम अनस्टेबल होता है तो उसके बीच से क्या होती है, रेज निकलती हैं, तो जिसमें अल्फा भी होती है, बीटा भी होती है और गामा भी रहती है। तो याद रखना जब बीटा की डिके होती है ना, तो उस समय हमारे पास न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं। तो आपको सोच रहे हो ये बड़ा रियरली कंसेप्ट, मतलब बहुत रियरली फिनोमेना अकरिंग होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये रियरली अकरिंग होता है। तो उसके बिहाफ पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये कब एग्जिस्ट करता है, ये कब होता है, ओनली इन बीटा डीके, हम ऐसा कह सकते हैं। ये जो वीकेस्ट फोर्स नेचर, जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, ये ओनली इन बीटा डीके के केस पे होती है। बीटा डीके मतलब जब बीटा डीके होगा तभी न्यूट्रॉन मिलेंगी, और जब न्यूट्रॉन निकलेंगी तो उन्हीं में क्या लगेगी, फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होगी, ठीक है। और चौथी बात अगर इसकी हम बात करें तो याद रखना ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज, ठीक है बच्चे। और अगर ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं तो हम ये कह सकते हैं एक एटम होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15, तो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ये शॉर्टर रेंज की फॉर्म में 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर तक ये एग्जिस्ट करते हैं। विच मींस माइनस में आपको सोचो कितनी कम वैल्यूज में जाकर ये मतलब होल्ड करती होंगी ये वैल्यू, है ना। तो यहां से आप ये समझ आ गए होगा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कौन सी होती हैं, जो एक्ट करती है न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल के बीच में। और ये कब प्रोड्यूस होती है, कब एग्जिस्ट करती हैं, जब बीटा डिके होता है। बीटा डिके मतलब हो गया कि भी एटम से हम जब बीटा डिके होगा, बीटा मतलब पार्टिकल्स डिके होंगे, तो उनमें से एक हमारा पार्टिकल निकलता है जिसे न्यूट्रिनो पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। उस समय जो फोर्सेस लगती है उसे न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। और इनकी रेंज जो होती है हम कैसे 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 तक होती है, तो तब तक के पार्टिकल्स को हम होल्ड करके रखते हैं। ये थे सेकंड फोर्सेस, थोड़ा ओवरव्यूज है बच्चे, इसके
आप इन्हें डिटेल में पढ़ोगे एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर, वो क्लास 12 की बात करेंगे उस पर, ठीक है। अभी आपको 11th में खाली ज्यादा सोचना नहीं है, जस्ट बेसिक थोड़ा बहुत आइडियाज पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रो, मेरे को बार बार याद आ रहा है 12th का टॉपिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। देखो वही बात आ गई, इलेक्ट्रिसिटी से जो फोर्सेस जनरेट होती है उसको अलग से पढ़ते हैं, मैग्नेटिक की वजह से होते हैं तो उसको अलग पढ़नी पड़ती है, तो उन्हीं को बिहाव करके उनको कंपाइल करके बाइंड करके यूनिफाई करके हमारे पास एक कंसेप्ट दिया गया जिसे कहा गया तीसरी फोर्सेस का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्सेस होती है ना, ये बेसिकली चार्जेस के बीच में लगती है, तो हम कह सकते हैं एक्ट बिटवीन चार्जेस, एक्ट बिटवीन दी चार्जेस, मतलब ये किसके बीच में एक्ट करती हैं, इट एक्ट बिटवीन द चार्जेस। और याद रखना ये भी जैसे हमारे पास ग्रेविटी, मतलब एक चार्ज है इनके बीच में लगेगा, तो अब ऐसी बात है इन्हें निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू व्हाट, जी नहीं बोलोगे आप, यहां बोलोगे K(Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, इसे कहते हैं कूलम फोर्सेस। कूलम फोर्सेस से हम निकाल सकते हैं कोई भी दो चार्जेस होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, फोर्स को निकालने का ये फार्मूला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी फोर्सेस होंगी, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होंगी। क्या होंगी, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ठीक है बच्चे, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो सेम इनका भी जो रेंज होगा इंफिनिटी तक होगा, तो उसके बाद वाली जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे वहां पर भी उसको मीडियम नहीं चाहिए होता था, यहां पर भी उसको मीडियम नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर एन मीडियम, ठीक है ना, इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई, ये एक्ट करेगी दो चार्जेस के बीच में, और ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होंगी, और ये कैसी होंगी, इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई लास्ट फोर्स, जिसे हमने कहा कहेंगे न्यूक्लियर, सॉरी शॉर्ट रेंज नहीं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस है ना, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस कहेंगे, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो बच्चे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की अगर हम बात करें ना, तो पहली बात ये न्यूक्लियस के बीच में एक्ट करती है, एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियस, एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, या आप कह सकती हो मींस जैसे न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो विच मींस ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करती होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट करती है। तो अगर आप बोलोगे सर ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक्ट करेगी या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट करेगी, तो ये रिपेल करेगी ना, तो अगर ये रिपेल करेगी तो एटम जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि याद रखना कि जब ये प्रोटॉन प्रोटॉन इन दोनों के बीच में रिपल्शन होती है ना, तो इसके बीच में अगर हम बात करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का इन्फ्लुएंस क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए दो प्रोटॉन मतलब जो होंगे ना ये दूर नहीं जा पाएंगे, विच मींस कहने का लगेगा प्रोटॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करती है, रिपल्शन की पावर कम होती है एज कम्पेयर टू इस न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब इस फोर्सेस के मुकाबले। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं ये किसके बीच में लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। ये हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती है ना, उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो ये फोर्सेस भी जो होती हैं इनका भी इफेक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कैसा रहता है, वही आगे 10⁻⁻14 to 10⁻⁻15। और याद रखना ये चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं होती, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, हम ऐसा कह सकते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट। तो याद रखना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती हैं ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। और एक बात ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि देखो बच्चे, जैसे एक एटम है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो अगर आपसे कोई पूछे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो है इस इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करती है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि ये मैंने भी क्या कहा, ये न्यूक्लियस के अंदर एक्ट ही करती हैं। तो याद रखना अगर आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव में आए क्या न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रॉन के केस पे एक्ट करती हैं, तो आप बोलोगे नहीं करती। तो ये था आपके पास कुछ कंसेप्ट्स। अब हम इसकी बात किसकी करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, स्ट्रेंथ।
तो देखिए अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं, ठीक है बच्चे, स्ट्रेंथ में आपके पास सबसे बात पहली आती है किसकी, ग्रेविटेशनल की। तो हमारे पास अगर आप क्या करो स्ट्रॉन्ग, हमारे पास टोटल देखो कितनी पहली थी, ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ, भाई गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरी कौन सी पढ़ी थी आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है इनकी, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करता हूं, अगर मैं इसको 1 मानता हूं, याद रखना इस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, तो इसकी जो रेशियो होगी ये मान लीजिए आपको पता होना चाहिए, ये याद रखना, आपको मेमोराइज करना है, 10⁻², ये होगी 10⁻−13, ये होगी 10⁻38, which means अगर 1 4 10⁻100 से डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी वो इसकी स्ट्रेंथ होगी। अगर 1 से इसको डिवाइड करोगे जो मतलब वैल्यू आएगी वो वीक न्यूक्लियर। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है बच्चे, दूसरी बात करें अगर रेंजेस की, तो ये आपको अभी पता होना जाना चाहिए रेंजेस के। तो रेंजेस में सबसे पहले जो आती है, रेंजेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो जीएफ मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती है, लॉन्ग रेंज फोर्स। अच्छा, वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है, अभी आपको पता होना चाहिए भाई, आप समराइज करना है इसको, शॉर्ट रेंज फोर्स। और शॉर्ट रेंज कहां से कहां होगी, 10⁻14 टू अप्रोक्सीमेटली 10⁻15, ठीक है। और तीसरी हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्ग रेंज फोर्सेस, उसका इफेक्ट कहां तक होता है, इंफिनिटी तक। और लास्ट मेरे पास अगेन हम इसको क्या लिखेंगे, शॉर्ट रेंज फोर्सेस। तो बच्चे यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास बेसिकली कौन सी फंडामेंटल फोर्सेस होती है। अब कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे खाली हमारे पास चार्ज फोर्सेस होती हैं जिसको पूरी फिजिक्स एक्सप्लेन करती है, जिसमें हमारे पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फोर्थ वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन चारों फोर्सेस का थोड़ा थोड़ा आपको आइडियाज रखना है, और इसी डीपली एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, जो चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वहां पर पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।